अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक सवाल पढ़ा था मैनेजमेंट का और द क्वेश्चन वाज प्रिवेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंटिंजेंसी प्लान, एक्सप्लेन प्रिवेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद वाला सवाल इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। तो मैं लिखता हूँ सवाल। आपके पास हैंड फ्री रजिस्टर होना चाहिए ताकि जो सवाल मैं लिखवा रहा हूँ, एक तो आवाज़ आपको क्लियर है, ठीक है, और लिखने के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए हर चीज़। सो द क्वेश्चन ऑफ द डे इज define staffing and explain the process of staffing. Define staffing and explain the process of staffing. So the question is, what is staffing? Staffing क्या होता है? इस वक्त जो हम सवाल आज हम करने जा रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और होता यही कि मैनेजमेंट के अंदर इस तरह से पेपर होता है कि कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, उन टॉपिक्स में से सवाल आता है, ठीक है ना। तो इसी तरह स्टाफिंग बेसिकली एक एचआर का एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफ़ी हद तक सवाल आने के चांसेस होते हैं तकरीबन हर साल, ठीक है। तो बेसिकली ये सवाल अगर एक साल में है तो दूसरे साल तो ये ज़रूर आता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जो मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ, ये सवाल बेसिकली पर्टेन करता है हमारे एचआर डिपार्टमेंट के, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से। कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है वो किसी भी इदारे के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और अगर एचआर डिपार्टमेंट सही काम नहीं करता, ठीक है जी, इन केस अगर एचआर डिपार्टमेंट सही काम नहीं करता है तो उसका जो खुमियाजा है ना, वो पूरा का पूरा इदारा भुगतता है, ठीक है जी। यानी अगर वो सही काम करेगा, अगर वो इदारा एचआर सही काम करेगा तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो भी पूरे इदारे पर आएगा, क्योंकि लोग अच्छे होंगे। अच्छा, इदारा कब तरक्की करता है? जब लोग अच्छे होते हैं तभी जो है वो इदारा तरक्की करता है। अगर लोग इदारे में खराब आ जाएं तो वो इदारा अगर आसमानों पर होता तो वो भी जमीन के अंदर दफन हो जाता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा 1970s की, कि जब भुट्टो के दौर में तमाम इदारों को सरकारी कर दिया गया। जब भुट्टो के दौर में तमाम इदारों को सरकारी किया गया तो उससे पहले के हालात ये थे कि पीआईए प्रॉफिट में था, ठीक है जी, और ये तमाम बैंक्स प्रॉफिट में थे, तमाम जो प्राइवेट इदारे चल रहे थे दे आर इन प्रॉफिट। फिर क्या होता है, एक नई कंपेन चलाई जाती है भुट्टो साहब के जरिए, और वो कहते हैं कि तमाम इदारों को सरकारी कर दो ताकि लोगों की फलाह हो सके, लोगों की वेलफेयर हो सके। और उसका इम्पैक्ट क्या आता है हमारे पास? उसका इम्पैक्ट हमारे पास ये आया कि इदारे लॉस में जाना शुरू हो गए, ठीक है जी। अब जब इदारे लॉस में जाना शुरू हुए, उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये बनी कि भुट्टो साहब का जब दौर आया तो हायरिंग हुई, यानी कि स्टाफिंग, जो इस वक्त मेरा टॉपिक है बेसिकली। और उस स्टाफिंग में बेसिकली क्या हुआ? उस स्टाफिंग के अंदर ये हुआ
कि मतलब अंधाधुंध सियासी भर्ती होने लगी, जियालों की भर्ती होने लगी। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह कोई भी गैर सियासी में बिल्कुल बात कर रहा, जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे मतलब भला करे इंटीरियर के अंदर टीचर्स हैं, उनको ना काउंटिंग आती है, ना एबीसी आती, कलमा तक नहीं आता, अल्लाह माफ करे, एंड स्टिल दे आर द टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में जो है, यानी कि स्टाफिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप लोग अच्छे हायर करेंगे तभी तो पूरा इदारा अच्छे तौर पे काम करेगा। अगर आपने लोग अच्छे हायर नहीं किए, अगर आपने लोग अच्छे हायर नहीं किए, तो फिर सारी चीजें क्या हो जाएंगी, तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है। सो अब स्टाफिंग है क्या? स्टाफिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो हम ये लिखते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, आपके पास हैंड फ्री होनी चाहिए, कानों में लगी हुई, ताकि आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आए। दूसरी चीज, आपके पास पेन और रजिस्टर होना चाहिए। एक सवाल अब हम शुरू करें, कोशिश करेंगे इसको ज्यादा से ज्यादा या तो खत्म करने की आज ही। ये 10 नंबर का इस वक्त हम एक सवाल कर रहे हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, द क्वेश्चन इज डिफाइन स्टाफिंग एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ये सवाल है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो स्टाफिंग शुरू करते हैं। स्टाफिंग इज the process of hiring right person for the right job। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग एक प्रोसेस है हायरिंग का, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी एक सही बंदे को सही काम के लिए हायर कर लेना। एक सही बंदे को सही काम के लिए हायर कर लेना क्या है? ये स्टाफिंग। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग starts with hiring and ends at फायरिंग। यानी कि प्रोसेस जो है स्टाफिंग का, वो स्टार्ट होता है हायरिंग से, और एंड कहां पर होता है जी? एंड होता है फायरिंग पर। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग starts with hiring and ends at firing। ठीक है ना। हायर स्टार्ट हुआ, फिर आप देखते हैं इसको एंड हो जाता है। ओके। दिस इज द मोस्ट important function of management, because this is the most important function of management, because human resource is the most valuable asset in any organization। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। नाउ वी विल राइट द हेडिंग। मेन हेडिंग हमारी प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, साथ साथ लिखते रहिएगा, कैन बी explained by
the following points. The process of staffing can be explained by the following points. Number 1, पहली सब हेडिंग हम डालेंगे, ठीक है ना। लेट आने वालों को बता दूं, एक हमने नया सवाल शुरू किया है, एंड द क्वेश्चन इज डिफाइन स्टाफिंग एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ये बहुत ही अहम सवाल है हमारा, ठीक है ना, और ये कभी नहीं आता एक आध साल, लेकिन तो ये अक्सर आता है। तो ये स्टाफिंग की डेफिनेशन आपके सामने, उसके बाद हमने प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की हेडिंग डाली, एक लाइन लिखी, और अब हम ये पहली हेडिंग डाल रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स। अच्छा देखें, हम बात करेंगे बड़े लेवल पर कि एक बड़ा इदारा किस तरीके से हायरिंग करता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा अंदाजा भी होगा कि ये जो बड़े हमारे इदारे हैं किस तरीके से हायरिंग करते हैं, क्या इनका प्रोसेस होता है, ठीक है ना, और इनके जहन में क्या होता है जब ये किसी को जॉब पर रख रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर हमारी बात इस वाली मीटिंग में कंप्लीट नहीं होती है तो इंशाल्लाह वी विल हैव अनदर मीटिंग immediately after the end of this meeting, right? We will try our best to complete this question, ठीक है। तो सबसे पहले स्टाफिंग का क्या है कि स्टाफिंग क्या होता है, एक होता है कि जो बड़ा इदारा होता है, जिस तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, HBL है, मीज़ान है, MCB है, UPL है, अलाइड है, PSO है, SSGC है, के इलेक्ट्रिक है, यानी कि सूरती और इस तरह की लकी टेक्सटाइल और दीगर टेक्सटाइल हमारे पास बड़ी बड़ी नामी ग्रामी कंपनीज हैं, जिनके जो स्टाफ है वो 50,000 1 लाख होते हैं। अच्छा, अब इतने सारे स्टाफ में क्या होगा भाई, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, कभी कोई मर भी सकता है, बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे बीमार होते हैं, बहुत सारे जॉब छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। देयर आर सो मेनी रीजंस कि आप खुद किसी को निकाल देते हैं, खुद कोई गायब हो जाता है, किसी और को कोई और नौकरी मिलती है, वो रिजाइन करके चला जाता है, यानी कि ये पूरा प्रोसेस जो है मुसलसल चलता रहता है, ठीक है जी। दिस इज अ रेगुलर प्रोसेस। ये क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मुसलसल चलता रहता है, ठीक है ना। ये लेक्चर FB पर अपलोड नहीं होगा, ये भी सुन लें, नहीं करूंगा मैं ये अपलोड, ठीक है, क्योंकि व्हाट आई वांट इज आई वांट यू टू अटेंड द लेक्चर ऑनलाइन, एंड इफ यू हैव एनी क्यूरी देन यू आस्क मी, यू विल रिमेन एक्टिव, ठीक है ना। एक सुनना एक अलग जो है वो होता है, मतलब आप कोई अगर किसी का निकल जाता है, रिकॉर्डिंग आपके सामने हो रही, आप वो मुझसे रब्ता करें, रीजन बताया सर इसलिए नहीं ले सका, तो फिर उससे बात हो सकती है। अच्छा, तो डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स की मैं बात कर रहा था। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, होता क्या है, होता ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स में अब कहाँ पर कौन सी ब्रांच हमारे कितने लोग छोड़ गए, कौन सा ऑफिस में कितने लोग छोड़ गए, कितनी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं अपना, हमें मजीद स्टाफ की जरूरत है, तो हम टोटल देखते हैं कि हाउ मेनी पीपल वी नीड। हमाद भाई उसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो लास्ट सवाल था हमारा, क्योंकि इसी में वर्ड पे इसी में सारे सवाल लिखता जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए वो पिछला सवाल था, बस यहाँ से बात शुरू हो रही है, इसकी जो बात यहाँ से शुरू हो रही है इसको छोड़ दें, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से बस बात शुरू है, डिफाइन स्टाफिंग, ठीक है। हम आते सवाल के उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, तो डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमारी ये एरिया ब्रांच है, वाटर पंप ब्रांच, या हमारी यूपी मोड़ ब्रांच है। अब वहां पर देखा हमने 2 बंदे छोड़ के चले गए, 2 सीटें खाली हैं। अब हमने HR को लिखा, टाइप किया ईमेल, हमें 2 बंदों की जरूरत है, एक फलाना डिपार्टमेंट में चाहिए, फलाना डिपार्टमेंट में चाहिए, इसके क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इतना तजुर्बेकार होना चाहिए। हमने लिखकर भेज दिया, एक ब्रांच ने भेजा। इस तरह जितनी भी पाकिस्तान की ब्रांचेस है वो सब HR डिपार्टमेंट को मुसलसल वो सारी ईमेल्स जा रही है। अब क्या हुआ, 200 300 400 बंदों की जरूरत हो गई। अब उन्होंने अखबार में ऐड दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स, पहले डिटर्मिनेशन नीड्स होंगी, देन वी विल एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर, इन वेबसाइट rosie.pk, आवर करियर पोर्टल इन वेबसाइट्स, ठीक है ना। तमाम बैंक्स के अपने करियर पोर्टल होते हैं, या rosie.pk पे इनरोल होती हैं अक्सर। rosie.pk सबसे ज्यादा बड़ी पाकिस्तानी वेबसाइट है जॉब्स के लिए, ठीक है ना। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स इज द फर्स्ट स्टेप, हमें पता होना चाहिए। देखिए ना, स्टाफ कम होगा तो मसला है, स्टाफ ज्यादा होगा तो मसला है। अगर स्टाफ कम होता है,
जब स्टाफ कम होगा तो वो सही से काम नहीं करेगा, जब स्टाफ सही से काम नहीं करेगा, ये खुद एक मसला है, बताते खुद एक मसला है। अगर स्टाफ कम होगा और वो सही से काम नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, इनएफिशिएंसी बढ़ेगी, जब इनएफिशिएंसी बढ़ेगी मिस्टेक होगी, मिस्टेक होगी तो अल्टीमेटली इदारे को नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो वी वुड नेवर वांट दिस, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा नुकसान हो। तो ये बात हो गई एक। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर स्टाफ ज्यादा होगा, स्टाफ ज्यादा होगा तो सैलरीज एक्सपेंस बढ़ेगा। अच्छा, जब स्टाफ ज्यादा होता है तो वो गॉसिपिंग करते हैं, आपस में गप्पे मारते हैं, जब गप्पे मारते हैं तो फिर नए मसले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी मसाइल हैं, दुनिया में जितने भी मसाइल हैं, ज्यादातर मसाइल इस जबान की वजह से होते हैं। ठीक है जी, ओके, तो बात शुरू करते हैं। द फर्स्ट स्टेप, the first step in the process of staffing is determination of need of number of more employees। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि हमें मजीद कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है। The first step in the process of staffing is determination of need of number of more employees. It is communicated by all the people. It is communicated by all the people of different branches and offices. Different branches and offices, यानी कि ये किस तरह कम्युनिकेट होता है, दूसरे ब्रांचेस एंड ऑफिसेस जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें इतने मजीद एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो ये एक स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अच्छा जी, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है कि इसमें ये होता है बेसिकली कि आप क्या करते हैं, आप ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पर। जब आप न्यूज़पेपर में और वेबसाइट पर और इस तरह की मुख्तलिफ जगहों पर आप ऐड देते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आता है, उसका इम्पैक्ट ये आता है कि बाकी जो सारे लोग होते हैं सब जो है अप्लाई करते हैं। अब जितने भी लोग बेसिकली अप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसमें से अपनी मर्जी का बंदा निकालते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक जॉब आती है जी, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन अब उसको अप्लाई कौन करता है, उसको वो अप्लाई करता है जिसको बेसिकली तजुर्बा ही नहीं होता। तो आप उसकी सीवी क्या करते हैं, उसको उठा के साइड में करते हैं। ठीक है ना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी आप अपने मतलब की सीवीज अलग करते हैं और वो सीवीज जो आपके मतलब की नहीं है उनको अलग कर देते हैं। अब हमने मांगा था एमबीए बीकॉम वाला अप्लाई कर, हमने उसकी सीवी साइड में फेंक देनी। हमने मांगा था इंटर, ठीक है ना, और मैट्रिक वाला अप्लाई कर, हम उसकी सीवी साइड में कर देंगे। वो सीवी भी हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन वो सीवी सिर्फ जब हेल्पफुल हो सकती है, मिसाल के तौर पर हमारे पास 40 जॉब्स थी और अप्लाई किया, 40 जॉब्स थी हमारे पास और अप्लाई किया 20 ने, तो फिर हम मैट्रिक वालों को और इंटर वालों को भी शायद चांस हम दे दें। ठीक है ना, लेकिन अगर हमारे पास जॉब्स है 40 और 4000 ने अप्लाई कर दिया, अब तो हम उन 4000 में से क्रीम निकालेंगे जिनको हम रखेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास होगा अब हम उसको रखेंगे। हर किसी को
अब चांस थोड़ी देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो रिक्रूटमेंट क्या है, नंबर 1 ऐड देना न्यूज़पेपर में कहीं पे भी, नंबर 2 सीवीज को रिसीव करना, नंबर 3 सॉर्टिंग ऑफ द सीवीज, अपनी मतलब की सीवीज निकालना, बाकी सीवीज को कचरे के डब्बे में डाल देना, ठीक है ना। एंड देन जो आपके काम की सीवीज है उनको कॉल करना, और एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपने कहा था कोई होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, अब कोई घोटकी और लाड़काना और मट्ठी और पता नहीं थरपारकर और यहाँ के जो है वो मास्टर्स किए हुए 90%, 99% लेकर आए हुए बच्चे, अब बाद में आपको पता चलेगा ना कि उनका लेवल क्या है। तो आप अपना इदारे क्या करते हैं, इदारे अपना स्केल रखते हैं कि भाई हो सकता है ये पता नहीं किस इदारे से आ रहा है, कहाँ से इतनी ज्यादा परसेंटेज लेकर आ गया है। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा था, मैं बताऊँ आपको कि मेरी जो है मेरी 98% आई थी स्कूल में, कोई 6 में या 7 में या 8 में 98%। अब बताओ सिर्फ 2% से मैं रह गया तो 100% आ जाती मेरी। अच्छा, अब जब यही मैं जब बीकॉम कर रहा था, तो बीकॉम में मेरी जो परसेंटेज है वो 74.3। तो 74 लाने में जो मैंने दिन रात और आसमान और जमीन एक करने की कोशिश करी, इतनी ज्यादा मेहनत करके इतना कुछ किया, तब जाकर 74 आई और वहां पर 98 आ रही थी, मतलब तो वो 98 कुछ भी नहीं थी 74 के मुकाबले में, जितनी मेहनत 74 के लिए मेहनत। या इंटरमीडिएट में फिर जब मैं 9 में आया था, उसी वक्त मेरी परसेंटेज थोड़ी सी हिट हो गई थी। तो बताने का मकसद क्या है कि ये जब इदारा अपने अंदर ही अंदर खुद ही जब परसेंटेज दे रहा होता, तो वो ऐसे बांट रहा होता सबको, ले जाओ तुम्हारा ये सारी परसेंटेज। तो इसलिए क्या होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब आप हम अपने स्केल पर आपको नापेंगे कि आप कितने बड़े हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही वजह है कि आप किसी भी इदारे में आप चले जाएं, किसी भी इदारे में, ठीक है ना, until and unless you have enough experience in the reputed organizations, then you will have to pay the aptitude test। आपको बिल्कुल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना होता है, उसके बगैर आप गुजारा नहीं, ठीक है ना। ओके, सो in this step, first of all, HR department receive CVs in return of their advertisement, in return of their advertisement। यानी कि सबसे पहले HR डिपार्टमेंट क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल HR डिपार्टमेंट रिसीव्स CVs अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट। जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया होता है उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट वो रिसीव करते हैं, ठीक है जी, CVs। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, then they start sorting of CVs to choose best candidates for aptitude test। all the नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, all the successful candidates will be called
for all the successful candidates will be called for interview. And finally, those candidates who appeared well in interview will be selected. All the successful candidates will be called for interview, and finally those candidates who appeared well in interview will be selected. सही है जी, यानी कि वो कैंडिडेट्स के जो अपेयर हुए टेस्ट में, इंटरव्यू में, ठीक है ना, और सब कुछ उन्होंने सारे मराइल को पास करते गए, दे आर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। सारा प्रोसेस जो हुआ शुरू से आखिर तक, सीवी आने से लेकर और जो इंटरव्यू तक का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। ठीक है जी। एंड सिलेक्शन तो आपको पता ही है, जब बंदे को हमने सिलेक्ट कर लिया, वो सिलेक्शन है कि फाइनली आपकी जॉब जो है वो लग चुकी। द नेक्स्ट स्टेप इज ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। अल्लाह अकबर। ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ये भी बड़ा मतलब अच्छा होता है इसमें स्टेप, और मैंने बड़ी ओरिएंटेशन ली और बड़ा मज़ा आता है ना। अब मैंने, यू आर फ्रेश ब्लड, अब तो मैं फ्रेश नहीं रहा, बट यू आर फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड कहते हैं उसको जिसकी तालीम जो है वो इख्तिताम होती है और अभी नया नवेला वो अपने करियर को स्टार्ट करने मार्केट में निकलता है। फॉर मी इट वॉज 2012। 2012 में मैं मार्केट में निकला, बल्कि 2012 में तो मैं एमबीए करके निकला, तो 2008 में बीकॉम करके निकला, या 2006 में मैं इंटर करके निकला। तो मुख्तलिफ जॉब्स मैंने की, पता नहीं क्या क्या तजुर्बे किए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं, कुछ जगहों पर ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुझे ओरिएंटेशन दी गई, ठीक है ना। अच्छा, सबसे जो बेस्ट वन ओरिएंटेशन थी वो दो थी, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक जो ओरिएंटेशन थी, ठीक है ना, वो कुछ इस तरह हुई कि उन्होंने मुझे बिठाया, बताया कि भाई ये हमारे जो है ना, उन्होंने बिठाया बड़े अच्छे से जगह पर ना, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो ऑडिटोरियम था। अच्छा, मतलब इंटर या बैचलर तक तो बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम बच्चों ने देखे ही नहीं होते, ज़्यादातर बच्चों ने। आप तो बहुत खुश नसीब बच्चे हैं अब जो आ रहे हैं, क्योंकि उनको बचपन में ही, इंटर में ही ऑडिटोरियम में जाकर बिठा देते हैं या जगह जगह। अब हमने कभी ऑडिटोरियम देखा ही नहीं था जब तक, तो हमने देखा क्या यार इतना ज़बरदस्त, ऐसे ऊपर ऊपर सोफे ही सोफे चारों तरफ बेहतरीन लगे, बेहतरीन बोर्ड, माइक, हर चीज, सेंट्रलाइज एसी। तो हम तो इतने खुश, वहाँ पे बैठ के हमें इतना मजा आ रहा। फिर उन्होंने बताया, एक स्क्रीन चली बैकग्राउंड पर, ये हमारे इस वक्त जो है वो हेड हैं, और ये हमारे ऑफिसर हैं, ये हमारे डिपार्टमेंटल हेड, और ऐसा वैसा यूं, इतनी आपकी सैलरी होगी, ये आपको फॉलो करना होगा, ये रूल, ये रेगुलेशन। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ओरिएंटेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन ये होता है कि जब कोई इदारा अपने बारे में आपको सारी मालूमात दे रहा होता है कि ये हमारे इदारे में होता है, ऐसा होता है, ये रूल्स, ये रेगुलेशंस, ये टाइमिंग, ये सारी बातें बताई जाती हैं। अपने इदारे के बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों को आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी कि आपको अजीम अजीम अपने बंदे दिखाते हैं, ये हमारे आए थे आज से 30 साल पहले, आज इनका ये करियर है, ये रैंक है, इतना इनको हमने दिया, ये हमने रैंक दिया, आज इनकी सैलरी ये है, इनके पास गाड़ी बंगला हर चीज हमने इनको दी, आज आप कम सैलरी पर हमने आपको हायर किया, लेकिन स्काई इज द लिमिट।
हाँ इंशाल्लाह आप बहुत ज्यादा आगे तक जाएंगे, हम आपको जो है आपकी सैलरी बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपके प्रमोशन होंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें की जा रही होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग आपने सुन लिया। ओके, सो ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग के बारे में बताता हूँ, अभी आपको लिखते हैं। आफ्टर a candidate is being selected, after a candidate is being selected, comma, he will go through a detailed orientation of the organization. In that orientation, he will receive all the details about the rules and regulations of the organization. In that orientation, he will receive all the details about rules and regulations of the organization. ठीक है? Then the phase of training will be started. और फिर क्या होगा? पूरी ओरिएंटेशन देने के बाद उसका जो ट्रेनिंग का फेज होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ट्रेनिंग के फेज में क्या होगा? ट्रेनिंग के फेज में ये होगा कि उसे जो है जो काम करना होगा, पहले उसको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जाएगी एंड देयर आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से वो गुजरेगा। Then the phase of training will be started. He will receive theoretical training and thereafter practicals will be started under the supervision of सीनियर्स। ठीक है जी, यानी कि जो सीनियर्स हैं वो आपको देख रहे होंगे और आपसे काम बेसिकली करवाया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि आई वाज हार्ड इन बैंक लबी एंड मेरी तालीम इतनी नहीं थी, तो मुझे उन्होंने बिठाया यूटिलिटी बिल्स पर। यूटिलिटी बिल लो, यानी कि मैंने देखा लाइनें लगी हुई लंबी लंबी, 20 लोग खड़े हुए लाइन में पैसे लेकर और बिल लेकर। अब बिल मैंने लिया, पैसे गिने, तो जब मेरा पहला दिन था और मुझे कैश हैंडलिंग पर बिठाया तो मैं डर गया। मैं बोला यार, मतलब पैसे मिलेंगे चूरन जितने, मूंगफली लेने के लिए पैसे मिलेंगे पूरे महीने बाद, इतने कम पैसे सैलरी, तो और बिल आ रहे हैं लाखों के। अरे ये ले लूंगा मैं, 1 आध लाख भी आगे पीछे हो गया तो मैं क्या करूंगा? आई वाज स्केयर्ड, मैं डरा हुआ। अच्छा, जिस बंदे ने मुझे काम सिखाया था तो बड़ा अच्छा बंदा था, उसने मुझे कहा कि घबराए, इमरान खान का फॉलोवर था, उसने कहा घबराना नहीं है। उसने कहा कि मैं बिल लूंगा, तुम सिर्फ देखो बैठकर। मैं बोला ओके, मैं बोला इससे अच्छी क्या बात है,
रोजाना तुम लोग मैं बैठ के देखता हूँ, ये मैंने दिल में बोला उसको नहीं बोला। अच्छा अब वो बिल ने उसने लेना शुरू किया तो मैं उसको देख रहा ना। अच्छा सारा दिन हो गया उसने लिए, बिल्कुल रिलैक्स रहा, वो घूम रहा है फिर रहा है, खा रहा पी रहा है, बिल भी ले रहा है, कभी रश हो रहा तो वो देख रहा है। अच्छा एंड हुआ, उसने मुझे बताया ऐसे कैश काउंट करना, यूं गिनना यूं गिनना। अच्छा उसने वो रख के बैंकर्स जमीन में रख के ऐसे अंगूठा यूं करके गिनते हैं। अच्छा मैं बोला ऐसे ऊपर करके गिनता हूँ, ऐसे क्या जरूरत है ऐसे गिनने की? उसने बोला नहीं ऐसे गिनो जैसे मैं गिनूं। अच्छा मैं उसकी बात से एग्री नहीं किया, क्योंकि मुझे हाथ ऊपर ऐसे करके गिनने में मुझे बड़ा आसान रहता था। उसने मुझे बताया कि बेटा आपके हाथ में तकलीफ हो जाएगी, आप इस तरह गिने। अच्छा जाहिर है कि हमने कभी इतने सारे करोड़ों रुपए एक दिन में तो गिने ही नहीं कभी, क्योंकि बैंकर ही गिनता है ऐसे, और किसी को थोड़ी कोई बद्दुआ लगी हुई है किसी की जो इतने पैसे गिनेगा। अच्छा तो फिर हुआ ये कि उसने एक दो दिन ये किया कि सारी जिम्मेदारी उसकी, मैं फिर उसने मुझे बैठाया, बोला मेरी जिम्मेदारी, तुम पैसे लो जिम्मेदारी मेरी। मैं बोला ये भी अच्छा, चलो ठीक है। अब मैंने पैसे लिए, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस उसने बिल्ड करवाया था, यानी कि पहले उसने मुझे दिखाया कैसे काम हो रहा है, फिर उसने मेरे हाथ से काम करवा कर वो अपनी आंखें रखी मेरे ऊपर। और एक दिन फिर ऐसा आया, उसने बोला बस आज से तुम आजाद हो, तुमने खुद काम करना है, सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी सीट पर, वो चला गया अपनी सीट पर, अब मैं बैठा हुआ। 12 मैंने किया अल्लाह के करने से, और 2 बार मुझे डस्ट लगी, और एक बार 1000 और एक बार 500 रुपए का जाली नोट मैंने ले लिया। जाली नोट में मुझे प्रॉब्लम हुई। बहरहाल अब तो वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ, एक वक्त ऐसा आ गया कि मैं आंखें बंद करके ही पैसे ले लूं, तो मैं पूरे पैसे नहीं के, इतने ज्यादा वो हो गई प्रैक्टिस। तो अभी भी ये है कि मैं आंखें बंद करके मैं नोट हाथ में लूंगा, बता दूंगा असली या नकली है, तो ये वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा तो बताने का मकसद क्या था कि देखें ट्रेनिंग किस तरीके से हुई। पहले स्लोली 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 आहिस्ता आहिस्ता बटन बढ़ाते 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 एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया। तो मैं आपको बताऊं, एक खातून आई बिल भरने के लिए, तो उनका बिल था गैस का, और वो बिल था 2.5 लाख रुपए का, 1 महीने का बिल। एक और बिल आया उस जमाने में, मैं 8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 24 लाख रुपए का बिल गैस का, 1 महीने का बिल 24 लाख रुपए का। वो बिल किसका था? वो सीएनजी स्टेशन का बिल था। इतने पैसे, एक ही बिल में इतने पैसे आ जाते थे, और लाइन लगी होती थी, बाहर कोई बोलता था जल्दी करो जल्दी करो, तो बिल हम भरने जाते हैं हम। बहरहाल इतना काफी है, मैं समझता हूँ, आगे बढ़ते हैं। So then the phase of training will be started. He will receive theoretical training and thereafter practical will be started under the supervision of seniors. तो ये बड़ा जो है ना, अगर कोई जाली नोट आया तो अपनी जेब से देना होता है। एक बच्चे ने सवाल किया, जवाब दे दिया मैंने। अच्छा ये हेडिंग हो गई कंप्लीट। अब ये तो अभी इसमें तो बहुत सारी हेडिंग्स बाकी हैं, तो बहरहाल आज तो नहीं हो पाएगा, फिर ये इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेन हेडिंग्स हमारी हो गई हैं। बाकी जो हेडिंग्स है बड़ी जल्दी जल्दी होगी ना। आई होप कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप देखिएगा। कुछ फाइवर के एएस भी मैं शेयर करूंगा आपसे, अगर आपके पास फाइवर है तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ने की तरफ तवज्जो दें। 6-7 महीने बाकी हैं और आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं चाहूँगा जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी पढ़ाई पर जो है वो तवज्जो दीजिए, ठीक है ना।